हमारे देश में पैसा सिर्फ पैसा नहीं है। ING वैश्य बैंक में हम समझते हैं पैसे से जुड़ी आपकी भावनाएं और आपकी जिंदगी में उसकी अहमियत को। ING वैश्य बैंक, रिटेल, होलसेल, प्राइवेट बैंकिंग। Honey, have you seen my car keys? The new Nissan Sunny, stretched in size, stuffed with features. It's not just a car, it's a car. वेलकम बैक। अब चलते हैं चेन्नई। 27 साल के अंकित नैनवाल हमारा इंतजार कर रहे हैं। अंकित, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई हो इस शो के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो देखते हैं और आप शो में शामिल भी हुए। ये बताइए अंकित, आप चेन्नई के रहने वाले हैं या आप वहाँ पर काम की वजह से रह रहे हैं इस वक्त? जी, मैं काम की वजह से यहाँ पिछले 3 साल से यहीं पर हूँ। मैं रहने वाला उत्तराखंड का हूँ। ओके, चलिए 27 साल के अंकित ने काफी प्लानिंग का इरादा तो बनाया है। ये बताइए कि अंकित, इसकी शुरुआत आपने खुद अपनी तरफ से कैसे की है? अपना पैसा कहाँ पर लगाया है और कैसे लगाते हैं? यूजुअली मैं 15 to 20,000 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, टॉप 4 परफॉर्मिंग लार्ज कैप एंड मिड कैप, एंड कुछ पैसा 1 or 2 यूनिट गोल्ड ETF में लगाता हूँ, और कुछ थोड़ा सा पैसा मैंने एंडोमेंट प्लान्स में लाया हुआ है। आपने कहा कि आपने शेयर बाजार में भी तकरीबन 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ, मैं स्टार्टिंग में किया करता है, बट बाद में मुझे पता चला कि मैं उसको ट्रैक नहीं कर सकता हूँ, तो बेटर ये होगा कि मेरी तरफ से कोई और ट्रैक करे। ओके, तो फॉर दैट रीजन मैंने म्यूचुअल फंड का रास्ता चुना। ओके, लेकिन इक्विटी में जो निवेश है वो फिलहाल मुनाफेदार है या फिर नुकसान में चल रहे हैं आप? हाँ, मैं जनरली अभी फिलहाल बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, बट मेरा ये बहुत ही लॉन्ग टर्म नजरिया है, जैसे 15 to 20 ईयर्स। ओके, बहुत अच्छी बात है कि आप इक्विटी बाजार को इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कि आपके जो कुछ लक्ष्य हैं, क्या क्या आप हासिल करना चाहते हैं? क्या गोल्स आपने अपने लिए तय किए हैं? पहला गोल है कि घर को लेना। ओके, कब तक घर खरीदना चाहते हैं और कितने तक का, कुछ टारगेट? आफ्टर 2 to 3 ईयर्स में खरीदना चाहूंगा, और लगभग बजट 40 लाख तक हो अगर। ओके, अभी आपकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है या फिर कुछ इनहेरिटेंस है? आपका कोई अपना घर है इस वक्त उत्तराखंड में? हाँ, उत्तराखंड में एक घर है। ओके, आपका है या फिर परिवारजनों का है? मेरा नहीं है, परिवार का ही है। ये जो घर है, ये मतलब आप इकलौते बेटे हैं या फिर आपको ये बांटना पड़ेगा अपने सिबलिंग्स के साथ? नहीं, मैं इकलौता बेटा हूँ। तो यानी कि एक तरीके से ये मान के चलें कि आपको ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के तौर पर आगे जाते हुए भविष्य में मिलेगा। जी। ओके, इसके अलावा आपके बाकी क्या गोल्स हैं जिन्हें हम मद्देनजर रखें? एक या 2 साल के बाद शादी, और फिर उसके बाद 2 बच्चे, एज्यूमिंग गर्ल्स, तो उनकी शादी अराउंड अप टू 55 ईयर्स एज, और आफ्टर रिटायरमेंट एट 58 ईयर्स, एंड रिटायरमेंट के टाइम पे एटलीस्ट 1.5 करोड़ रुपए हो मेरे पास, और दूसरा बच्चों की एजुकेशन के लिए एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि कुल मिलाकर आपको 2.5 करोड़ का एक लक्ष्य है। 1 करोड़ बच्चों की पढ़ाई के लिए, 2 करोड़ या 1.5 करोड़ आप अपनी रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा करना चाहते हैं, और तकरीबन 2 साल में शादी का इरादा है। देखिए, आपने कहा कि उत्तराखंड में आपका अपना पुश्तैनी घर है, आप रिटायरमेंट के बाद वहां जाना चाहेंगे? हाँ, अभी ये क्लियर नहीं है, बट मुश्किल है थोड़ा। मेरे हिसाब से जब आप घर की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपके कई सारे ऐसे गोल्स हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, एक घर आपके पास रिहाइश के लिए एक बैकअप के तौर पर फिलहाल हाजिर है, तो मैं कहूंगी कि जब आप घर खरीदने का इरादा बनाएं तो एक छोटे घर का इरादा बनाएं, यानी कि 1 to 2 BHK, जो कि आप अपने बजट में हासिल कर सकें। फिलहाल 40 लाख का बजट भी आपके लिए भारी पड़ सकता है अगर आप रिटायरमेंट की, बच्चों की पढ़ाई की और शादी के लिए तैयारी करना चाहते हैं। पहले बात करते हैं कि अंकित ने इस वक्त अपना
अपने लिए किस तरीके का बंदोबस्त किया है? 3.25 लाख म्यूचुअल फंड में 2 लाख के लगभग की आपके पास इक्विटी है इस वक्त। जी, मैं घर के विषय में एक प्रश्न पूछना चाहता था कि अगर मैं इस समय जमीन खरीद कर रख दूं और बाद में उसको कंस्ट्रक्ट किया जाए तो कैसा रहेगा? देखिए अंकित, अगर तो आप जमीन खरीदना चाहते हैं, उत्तराखंड में आप खरीद सकते हैं। वहां पर आपके लिए या फिर आपके परिवार के सदस्यों के लिए उस पर निगरानी करना मुमकिन होगा। दूसरी बात, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, चंडीगढ़, इन सब शहरों में आपके बजट में इस वक्त जमीन खरीदना एक तो तंगी का मामला हो सकता है। दूसरी बात, उसको संभालेगा कौन? तो इसीलिए मैं कहूंगी कि आपको ये निर्धारित करना होगा कि हाँ, मैं उत्तराखंड वापस जाऊंगा अपनी रिटायरमेंट के बाद, बाकी शहरों में जहां पर भी नौकरी करूंगा वहां पर किराए पर रहूंगा, क्योंकि दो जगह पर जमीन और घर वगैरह बटोरना अकलमंदी नहीं रहेगी, आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होंगे। ये बताइए कि आपने हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स तो बताई, आपने ये भी बताया कि आपकी सैलरी जो है तकरीबन 55,000 रुपए है। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करने के बाद कितना पैसा हर महीने आप बचा लेते हैं? लगभग 20,000 के आसपास। 20,000 के आसपास, ओके। देखिए, घर के इरादे से, क्योंकि फिलहाल आपका प्लान बहुत लिक्विड है लेकिन आप बहुत कीन है उस पर, मैं कहूंगी कि वहां पर आप एक रिकरिंग डिपॉजिट तो बिल्कुल शुरू कर दीजिए जब तक आप अपना मन पूरी तरीके से ना बना लें। 10,000 का आप रिकरिंग डिपॉजिट शुरू करिए। तकरीबन यहाँ पर 9 से 9.25% की आपको ब्याज दर मिल रही है और यहाँ पर आप धीरे धीरे पूंजी इकट्ठी कर सकेंगे। ओके, सो 10,000 रुपीज का आरडी आप घर के लिए शुरू करेंगे till the time you decide your location and reduce your budget and decide to go ahead for it. अब बात करते हैं आपके रिटायरमेंट कॉर्पस की। आपने कहा कि आप 2 करोड़ रुपया हासिल करना चाहते हैं, 15 से 20,000 रुपए आप लगा रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। तो देखिए, मैं कहूंगी कि रिटायरमेंट के लिए आप जो फिलहाल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसे बनाए रखें, उसको जारी रखें। 4 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है आपके पास, इससे मैं कहूंगी कि और ज्यादा इनकी संख्या मत बढ़ाइएगा। अगर आपको लगता है कि कोई फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तो 1.5 साल बाद, यानी कि इतनी मोहलत देने के बाद उसे आप चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। अंकित, दूसरी बात ये समझिए कि जो आप म्यूचुअल फंड में 15 से 20,000 रुपए लगा रहे हैं, अगर आप 20 साल के लिए इसको अनुशासित तरीके से लगाएं, अगर आपको 10% का औसत, वो मैं बहुत कंजर्वेटिव रिटर्न लेके चल रही हूं, तब आपके पास आसानी से 1.25 करोड़ की पूंजी तो एकत्रित हो जाएगी 20 साल के अंदर, और आपके पास उससे आगे की भी मोहलत है क्योंकि 20 साल में आप तकरीबन 47 साल के होंगे। 5,000 रुपए हर महीने आप प्लीज पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लगाना शुरू करिए, क्योंकि आप अकेले हैं इस वक्त, आपके पास आसानी से 60,000 रुपए पीपीएफ में लगाने की खुली छूट है। जी। अब बात करते हैं शादी की। आपके पास आपके मंथली जो अमाउंट बचता है उसमें 5,000 रुपए बकाया है। उस 5,000 रुपए को आप प्लीज रिकरिंग डिपॉजिट में ही उतारिए। ऑलराइट, साल भर का आरडी करवाइए, तकरीबन 9% का रिटर्न मिलेगा। साल भर के बाद उस पैसे को आप फिक्स डिपॉजिट में डालिए। अगर आप 2 साल तक ये आरडी जारी रखते हैं तो आपके पास तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब की पूंजी आसानी से अवेलेबल होगी अपनी तरफ से शादी पर खर्चा करने के लिए। जी, ओके। अब आपने कहा कि आप बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, बट आई वुड से कि इस वक्त आप बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट तुरंत मत शुरू करिए। आई थिंक आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग आसान रहेगी अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करके डिसिप्लिन तरीके से बढ़ेंगे। ऑलराइट अंकित जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सबका सपना मनी मनी पर। थैंक यू। फिलहाल हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन सबका सपना मनी मनी आगे उठाएगा पंकज का सवाल जो उन्होंने नॉर्वे से हमें भेजा है।